बेअदब रहने दो, चंद अल्फाज को तशरी तलब रहने दो, बात को बढ़ने न दो। फैसिनेशन की एक्सट्रीम पे जाके आर्ट बनता है, और उसी तरह ही गर्मी की जब शिद्दत हो जाती है ना तो गुलमोहर खिलता है। तो जनाब, प्रेजेंटिंग एंड विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, प्लीज गिव दिस हैंड टू शुमायर रहमत हुसैन, द आर्टिस्ट अप फ्रंट एंड बिहाइंड गुलमोहर से। अब आप माइक ले लें, अब मैंने बस सवाल करने हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अब ये सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे सवाल से पूछूंगा, ये नाम बड़ा फैसिनेटिंग है, और ये सबसे पहला सवाल रहेगा, गुलमोहर से कैसे और गुलमोहर से क्यों ये नाम पड़ा? गुलबहार, जब ये एल्बम जब मैं कर रही थी तो मुझे सबने कहा इसका नाम क्या है, तो मैंने कहा अभी तक नहीं मुझे आ रहा कि क्या नाम इसका होना चाहिए। तो उन्होंने कहा किताब में से कोई नाम होना चाहिए, कोई शेर होना चाहिए, कोई कुछ इस तरह का। तो मैंने कहा नहीं, पता नहीं क्यों वो लग नहीं रहा कि ऐसा होना चाहिए। तो मैं गुलमोहर के दरख्त से बड़ी मैं फैसिनेट हो रही थी, और मैं दरख्तों में मेरा पिछले 2-4 सालों से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ रहा था। सही। तो गुलमोहर को जो है मैं बस फैंटेसाइज करी थी, और मुझसे जब किसी ने पूछा तो मैंने कहा कि अगर कोई आइडियल सिचुएशन होती, यानी कि जो कि नहीं होती, अगर होती तो मैं गुलमोहर के साए में मैं इस एल्बम को कंपोज करती। हालांकि इमेजिनेशन में तो कहीं वहीं पे किया होगा मैंने। ठीक है। तो मैं सोच रही थी, उसमें एक लंबी वॉक पे निकल गई, और मैंने कहा कि दुबई में कहाँ गुलमोहर खिलेगा। तो जब मैंने पार्क में मैं एंटर हुई वॉक करते हुए, तो पहला दरख्त मुझे गुलमोहर का नज़र आया। तो फिर जब और रिसर्च बढ़ी गुलमोहर के ऊपर और सारा कुछ, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो शिद्दत में खिल रहा है, यानी कि वो जो उसकी कमज़ोरी है वो उसकी पावर है कहीं, कि मतलब धूप में फूल मुरझाता है पर वो कह रहा है कि मैं शिद्दत में खिलूँगा। तो वो कहीं चीज़ मुझे खींच रही थी अपनी तरफ, तो मुझे लगा कि ये गुलमोहर से है। मतलब शायद मिर्ज़ा साहिबा जब भागते भागते थक गए होंगे तो फिर वो गुलमोहर के साथ में बैठे होंगे। बिल्कुल ऐसा मैंने महसूस किया। सही। तो और मुझे लगा ये अच्छा लग रहा है इसको, मतलब मैं फूल को महसूस करना चाहती थी। तो ये मेरी पहली जो हैरानी थी वो ये थी, जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। ठीक है। और ये इस फैसिनेशन के आपने दुबई में जहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था वहाँ गुलमोहर देखा भी जी। और फिर ये नाम भी पड़ा और नाम रखा गया। अच्छा, इसके साथ साथ अब हम अगर बात करते हैं ये एल्बम का प्रोसेस शुरू होना, इसको कितना वक्त गुजर चुका है, और फिर मैं इससे अगले सवाल पे आऊँगा अपने। इसको तकरीबन लगभग 1.5 साल 1.5 साल 1.5 साल का अर्सा हो चुका है, यानी आज से 1.5 साल पहले आपके पास अली अब्बास ज़ैदी की किताब आई, हाँ जी। आपने उसके ऊपर रिसर्च शुरू की, उसे पढ़ना शुरू मैंने किया। वो मुझे फॉलो करते थे, जॉन एलिया को की एल्बम सुन चुके थे। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये करें, तो मैंने कहा मुझे किताब भेजें। मैंने ठीक है। पढ़ा उनको। तो एक जो पहली गज़ल थी कि किसी को सोचना एक सिलसिला है और बहुत ही खूबसूरत मशगला है, मुझे ये बात अच्छी लगी। मैंने ज़रा शेर को खोला तो मुझे मज़ा आया कि यार वो एक सिलसिले की तरह है, कि वो रहता है वो शख्स या जो भी इंसान है आपके अंदर। हाँ। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि मैं निहायत रोमांटिक औरत हूँ। मतलब वो रोमांस सिर्फ दूसरा वाला नहीं, मतलब हर चीज़ से मुझे अब मोहब्बत होती जा रही है, मैं हर चीज़ को महसूस करती हूँ। तो वो रोमांस मुझे लगता है वही है, हम उसको एक तरह से ना देखें। तो वो वाइडर है, और चीज़ें, जाविया उसका बड़ा है, कैनवस बड़ा है, ज़बरदस्त है। अली अब्बास ज़ैदी साहब की जो शायरी है, मतलब एज अ होल जब आपने किताब पढ़ी, फिर ये एल्बम का प्रोसेस, और एक 1.5 साल का प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस होता है जिसमें एक आर्टिस्ट एक चीज़ को तकलीफ दे रहा है। किस तरह से शायरी ने इम्पैक्ट किया आपको? अली अब्बास ज़ैदी साहब की किताब ने, उनके आशार ने, इन गज़लों ने जिनको आपने सेलेक्ट किया और कुछ को नहीं भी किया, किस तरह से ये इम्पैक्ट आया और क्या महसूस किया आपने सबसे ज़्यादा? मतलब ऐसा सोचा तो नहीं था कि मतलब ये गज़लें होंगी। वो होता रहा, एक जब मैंने एक गज़ल बनाई तो फिर मैंने पढ़ा, फिर किसी शेर ने मुझे अपनी तरफ खींचा, तो मैं असल में कहानी सुनाना चाहती हूँ। मतलब मुझे समझ आई है जो बात, वो ये है कि मुझे कहानी से बनने वाली हैरानी, मुझे इसके मज़े लग गए। ठीक तो है। तो वो जब मैं पढ़ती गई तो मुझे लगा ये शेर, इसके साथ हम ये शेर जोड़ेंगे तो ये कहानी जो मेरी कहानी है, जो मैंने बुनी है, तो वो स्टोरी टेलिंग की तरफ शायद मैं जा रही थी गज़ल को लेके। ठीक है। तो शायद पहले लोग शायद गए हों, मुझे ना पता हो, लेकिन मेरे लिए कुछ नया था इस तरह से स्टोरी टेलिंग करना। परफेक्ट, सही है।
अब इस हवाले से एक और सवाल जहन में आता है, शायरी की बात जब हो रही है, आपकी ओएसटी बहुत आए, सिंगल्स भी हमने सुने वक्तन फवक्तन, और मूवीज़ के लिए भी आपने काम किया, लेकिन जब आपने एल्बम की तख्लीक की है, एल्बम बनाने की कोशिश की, 2 एल्बम रिलीज़ हुई, ये दूसरी है, अभी हम दूसरी के लॉन्च पर हैं। तो पहली एल्बम जानी, जॉन एलिया की शायरी पे आपने काम किया, म्यूज़िक उसका बनाया। अब अली अब्बास ज़ैदी साहब, तो शायरी और शायर को शुमाइला रहमत हुसैन कैसे देखती हैं? कितना ये ज़रूरी है म्यूज़िक के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी? आपकी अपनी राय में। शायर को तो मैं सबसे पहले मैं प्यार से देखती हूँ। तो मुझे लगता है कि प्यार से देखना चाहिए, सोच रहा है एक इंसान, और वो जो हम जो इमेजिन करते हैं वो जिसको बता पाना मुश्किल है, वो उसे बता रहा है और वो हम तक आ रहा है और हम उसे इमेजिन कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं उससे प्यार करती हूँ। तो फिर जब प्यार हो जाता है तो फिर कुछ चीज़ें, फिर आपका कनेक्शन बन जाता है, तो बन जाता है तो चीज़ें होती हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ शायरी की, सिर्फ एक शायर, मतलब कुछ भी अच्छा लिखा हुआ, जो लिरिक्स लिखते हैं या कुछ कलाम है या कुछ भी है, अगर उसमें कोई बात हमें मिल रही है जिसमें मुझे कुछ, मैं जान रही हूँ उससे, तो वो मज़ेदार है। अगर एक लफ्ज़ अच्छे लिखते हैं मुझे। अगर मैं इसकी थोड़ी सी और गहराई में जाऊँ, तो आपको लगता है जॉन एलिया ने आपको चुना, आपने जॉन एलिया को चुना, या अली अब्बास ज़ैदी ने आपको चुना, आपने उनको चुना? मुझे लगता है इन्होंने ही मुझे चुना, इन्होंने आपको चुन लिया, वो औकात बिल्कुल नहीं कि मैं इनको चुना। और आपको उसकी हैरानी हुई? हाँ बिल्कुल, मैं तो अभी कुछ चीज़ों की तो बहुत हैरानी में हूँ। अरे वाह, मैं रहना चाहती हूँ जब तक कोई नई ना आ जाए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, अब सिलेक्शन की तरफ जाते हैं। ये जो नाम आप इस वक्त देख रहे हैं, बात को बढ़ने ना दो, खो रहे हो, किसी को सोचना, मुलाकातें रफ़ीको, ये शाम है, और फिर हमारे पास मुलाकातें और रफ़ीको का एक डिफरेंट वर्जन है, उस पर बात करेंगे। ये 6 गज़लें सेलेक्ट करने का प्रोसेस क्या था? इनको सेलेक्ट करने की वजह क्या बनी? वो रोमांस था, हैरानी थी, या लगा कि ये डिफरेंट होगा, इस पर म्यूज़िक हम और डिफरेंट बना पाएंगे? क्या वजह थी कि 6 गज़लें आपने उस किताब में से सिलेक्ट की? एक तो ये सारी छोटी बहर की थी, ठीक है, और मेरी जितना भी गज़ल बनाने का जो तरीका है वो ज़रा कंटेम्प्रेरी है, क्योंकि मैं गज़ल को उस तरह से देखती हूँ। मुझे गज़ल जो फॉर्म है वो मुझे पसंद है, वो ज़रा कॉम्पैक्ट है, मतलब आपने घूम फिर के वहीं रहना है और कुछ अलग भी करना है, तो वो कुछ मुश्किल उसमें पेश आती है आपको। आप सोचते हैं दिन रात उस शेर के साथ, तो फिर शेर को खोलते हैं और वो जो सारी चीज़ें वो हो रही होती हैं, बस वो हो रही होती हैं किसी तरह से। फिर इसमें ये था कि इंस्ट्रूमेंटेशन पे हमने कहा कि हम कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे गिटार के अलावा। गिटार तो एक है जो मुझे लगता है कि मेरा कोर इंस्ट्रूमेंट है, और उसके सामने का कुछ दूसरी चीज़ों को देखेंगे, तो वो हमने इसमें देखा है। फिर शायर क्योंकि मुख्तलिफ है तो सोच मुख्तलिफ है पिछले शायर से, बिल्कुल। तो ये एक फ़र्क है। और जो 6, क्या सवाल था आपका? कि ये प्रोसेस क्या था, इसमें हैरानी वजह थी इसकी कि इन गज़लों ने हैरान किया है, या फिर म्यूज़िक टेक्निकल अगर देखा जाए तो वो डिफरेंट होगा? मज़ा आया है, मतलब मैं कुछ भी जब कर रही होती हूँ उसके उस प्रोसेस से गुजर रही होती हूँ, कुछ बनाती हूँ फिर कहती हूँ इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, कुछ और बनाते हैं, या फिर 2 दिन बाद उसे सुनते हैं, तो वो एक प्रोसेस से आप गुजर रहे होते हैं, उसका उसी का मज़ा है। फिर वो होते होते ये मुकम्मल होगी, ऐसा मैंने नहीं सोचा कि ये गाना होगा उसके बाद दूसरा गाना यही गज़ल होगी। ठीक है, हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं था, बिल्कुल कोई रूल नहीं। तो एक प्रोसेस में से आप गुजरी और प्रोसेस भी आप में से गुजरा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, अब थोड़े हिप क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ये क्या है? ये हिप है, मतलब ये क्रे वाला जो आजकल निज़ाम चल रहा है ना, वो रील्स वाला, तो उसमें हमें वो वाले भी 1-2 करने। तो मुझे बताएं, ऑन लूप गाना कौन सा है आपका, कि वो जो मुसलसल लूप में जब तक ये चल रहा था आपने बार बार सुना, रीमास्टरिंग के लिए भी या वैसे अपने सुकून के लिए, अपने लिए? तो सच बताऊँ तो मेरा ऑन लूप तो गाना कोई भी नहीं रहा, वो उस वक्त तक के लिए रहा है जब तक कि वो मुकम्मल नहीं हो गया। ठीक है। और गाना मैं जब एल्बम बना देती हूँ तो मुझे नहीं याद कि मैंने जानी दोबारा पूरी एल्बम कब सुनी होगी, या उसका गाना दोबारा इस 1.5 साल में मैंने सुना होगा। किसी ने कहीं टैग कर दिया है कुछ तो मैंने सुन लिया, ऐसा नहीं कि मुझे लगता है कि वो गलत मैंने किया, या गलतियाँ भी होंगी उसमें, लेकिन वो फिर मैं आगे चली जाती हूँ, वरना फिर गुलमोहर तक ना पहुँचती हूँ अगर उसे पीछे ना छोड़ती। हाँ, उसे आप पीछे ना छोड़ें। ठीक है, एज एन आर्टिस्ट ज़रूरी है कि जो आप कर चुके हैं उसको कहीं ना कहीं आप उसको जाने दें, छोड़ दें, उनको लोगों पे छोड़ दें, मतलब लोग उसको जाने। ठीक हो गया, बेहतरीन। अच्छा, अब ये वाली बड़ी ऐसे कमाल बात है, अक्सर व पेशतर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो अब काम को लेकर जो है वो चलते हैं लोग आगे आगे, लेकिन उसको छोड़ देने का एक अमल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, एक सवाल अब हिप से हट के थोड़ा सा कर लेता हूँ, और वो भी इस तरह ही है क्वेश्चन से। वो सवाल ये है कि आर्टिस्ट हैं, हैरान परेशान होते हैं, किस गाने ने सबसे ज़्यादा हैरान परेशान किया है, एज अ म्यूजिशियन भी, एज अ पर्सन भी, जहाँ पर स्टक हो गई हैं आपके, अब क्या करें, अब कहाँ खोलें चीज़ को? रफ़ीको था। रफ़ीको था।
क्योंकि वो जब मैंने पढ़ा कि हम तो बस सूखे हुए फूलों को चुनते हैं कि अगली फसलें गुल के बीज उन्हीं के पास होते हैं, तो वो मुझे अच्छा लगा कि वो फूल आपने जैसे अगर बिल्कुल सतह पे देखें तो कि आपने फूल को फेंक दिया है कहीं, लेकिन असल में तो उसी से अगली फसल बन रही उगने है, अगर वाली इसको है, हम सीधी तरह बिल्कुल। देखें तो फिर जब रफ़ीको आया यानी कि वो बात कर रहा है, वो लोगों को जगा रहा है, जैसे कि एक बंदा यहाँ से उठ जाए और लोगों को उस तरह जगाए हाँ। कि आप देखो ये हो रहा है, तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा। तो चांद में तो एक बुढ़िया रहती है, हाँ, मतलब वो हमें दिखती है बुढ़िया की तरह, ये तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा, ये सारी चीज़ें नेचर तुम से अपने रिलेटेड कैनवस से हट के क्यों नहीं क्यों देख नहीं रहे हो? उसको दिख रहे। हाँ, तो फिर रफ़ीको का लफ्ज़ मैंने सुना नहीं था कभी गाने में ठीक है। उस तरह से, या किसी गज़ल में, क्या मेरे तक नहीं पहुंचा था। तो मुझे लगा इसको कंपोज करेंगे तो ये, क्योंकि जब आप कंपोज करते हैं तो लफ्ज़ों का वो कितने मीठे हैं, वो कहाँ से होते हुए आ रहे हैं, वो अभी तक इस दौर में ज़िंदा हैं, और वो मतलब कुछ लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं, लैंग्वेजेस ख़त्म हो जाती हैं। बिल्कुल। तो वो मुझे लगा कि इसको ये गाने में अगर मैं गाऊंगी तो कैसा लगेगा। ओके। तो वो उसको मैंने तरह तरह से ट्राई किया। तो जब मैंने जो ट्राई किया तो जहाँ मुझे मज़ा आने लगा उसके अंदर, और फिर वो क्योंकि चीज़ें साथ ही हो रही होती हैं, म्यूज़िक भी साथ बन रहा है और मतलब कॉम्पोजिशन भी बन रही है और वो पूरा प्रोसेस चल रहा है, तो मुझे मज़ा आने लगा और उसी में मज़ा ही आ रहा था। फिर गाना ख़त्म हो गया, गाना खत्म हो मतलब गया, बन गया वो। सही हो गया। और वो ऐसा बना कि फिर वो ऑन लूप चलेगा, क्योंकि वो बार बार सुनने का दिल करता है। मैंने भी सुना ये गाना। जिस तरह की बात इसमें हो रही है, शायरी हो रही है, उस तरह की मुलाकातें अब रही नहीं है। हमने पिछले 2 साल में वर्चुअल मीटिंग्स बहुत देखी। तो क्या लगता है ये इस किस्म की शायरी अब जो सोशल मीडिया जनरेशन है, ये इससे किस तरह रिलेट करेगी? उन मुलाकातों का असर अभी भी है? वो इन गज़लों के ज़रिए, इन बातों के ज़रिए, इस तरह के गानों के ज़रिए अभी भी आ सकता है, या वो पहले से है, सिर्फ उजागर हो जाएगा इसकी वजह से? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, चाहे वो ये दौर हो चाहे कोई भी दौर हो, कि वो मिलना ना चाहे दूसरे इंसान से। मैं इस बात को मान ही नहीं सकती। ठीक है। वो सोसाइटी ने अगर ऐसा कुछ कर दिया है और वो नहीं कर पा रहा तो वो रोक रहा है अपने आप को। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी से मिलना ना चाहें। तो और इस ये जो ज़मीन है पाकिस्तान, ये जो मट्टी है, हमने शायर पैदा किए हैं, मतलब हम सोचने वाले लोग हैं, हम सोचते हैं। तो चाहे वो बच्चा हो या कोई भी हो, वो चलती हुई एक चीज़ डीएनए में तो आ रही है ना। यस। तो वो मुझे जैसे नहीं पता था कि मेरी एल्बम, मुझे लगता था कि 30 35 40 साल के लोग सुनेंगे उसे, जॉन एरिया की शायरी है या इनकी शायरी है। लेकिन जब अब आप जाके देखते हैं स्पॉटिफाई पे या कहीं, तो वहाँ बता देते हैं कि आप कौन कौन सुन रहा है। तो मुझे एक 15 साल का लड़का सुन रहा है, मुझे एक 18 साल की लड़की सुन रही है, मुझे एक 25 साल का लड़का सुन रहा है, और फिर कहीं जाके वो बहुत कम लोग हैं जो 30s 40s के 50s के लोग जो सुन रहे हैं, उनकी परसेंटेज बहुत कम है। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मुलाकात करना चाहते हैं, चाहे वो यही मुलाकात क्यों ना हो कि आप गाना ही सुन रहे हैं या किसी को भेज रहे हैं, तो वो ये मुलाकात है आज के दौर की शायद। सही है। तो वो बिल्कुल वो अब वर्चुअल हो गई है, लेकिन उसके पीछे जो फील है, जो फीलिंग्स हैं, जो जज्बा है, वो वही वाला है, और वो उससे रिलेट करेंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसी के साथ अगर हम एक क्वेश्चन की तरफ आएँ, इस सारे एल्बम में जितने भी गाने थे, सबसे ज़्यादा रोमांटिक वाइब, क्योंकि अब आपने कहा है कि भाई मैं बहुत रोमांटिक हूँ, और बरमला का सबसे ज़्यादा रोमांटिक वाइब किस गाने से आ रही है आपके लिए? मुलाकातें। मुलाकातें। और किसी को सोचना एक सिलसिला। किसी को सोचना एक सिलसिला। ज़बरदस्त। अच्छा, अब एक और चीज़ जो इसमें शामिल होगी, जैसे अभी आपने जिक्र किया, फराज रिजवी साहब हैं और इनके साथ आपने म्यूज़िक किया, तो ये कैसा होता है एक्सपीरियंस? एक तो एक म्यूजिशियन के साथ वक्त गुजारना, उसके साथ रहना, फिर सेकेंडली एक प्रोजेक्ट को इतना अर्सा काम करना। आपने जानी में भी ये सिलसिला किया और अभी भी किया, तो इसके बारे में कुछ बताएं कि ये प्रोसेस कैसा है 2 आर्टिस्ट का जो कि एक ही फील्ड से हों, फिर वो साथ म्यूज़िक बना भी रहे हैं। तो इसको थोड़ा एलेबरेट करें हमारे लिए, हमारे समझने के लिए, कि प्रोसेस क्या होता है, एक्सपीरियंस क्या होता है। एक्सपीरियंस तो बहुत बुरा होता है। अच्छा। सच तो ये है। ठीक है। क्योंकि वो दोनों ही म्यूजिशियंस हैं, तो आप उखड़ जाते हैं एक टाइम पे कि ठीक है। आप समझाना चाहते हैं शिद्दत से बात की ऐसे है, वो भी म्यूजिशियन है। हाँ। वो कह रहा है ये ऐसे है। बिल्कुल। तो वो जितनी लड़ाई आज तक 6-7 साल मेरी शादी को हो गए, मतलब मेरा वो पार्टनर है, बिल्कुल। तो वो ज़्यादा जो लड़ाई है वो म्यूज़िक को लेकर है, और शायद वही ये चीज़ निकालती है जो अब आप सुन रहे हैं। बिल्कुल सही। इसके अलावा मुझे नहीं याद कि हमें इससे वक्त ही नहीं मिला कि हम किसी और बात पे लड़े। सही। हाँ। एक तरह से तो पॉजिटिव हो गया। हाँ, वो कहीं उसमें से एल्बम्स भी निकल आई और वैसे भी लड़ाई नहीं हुई। लेकिन वो प्रोसेस तकलीफ दे है ये। ठीक है। तो हाँ, बहुत अच्छा नहीं है, मैं कहूँगी उसमें। ठीक है। सच्ची है। ठीक है। तो वो एग्जॉस्टिंग और टाइम कंज्यूमिंग और वो सारा सिलसिला ठीक हो गया।
अच्छा, इसके साथ साथ ये जो एलिमेंट है इसमें एक और बड़ी चीज़ है जो अब आप दो नाम नीचे देख पा रहे हैं जी इस एल्बम के, मुलाकातें किस्सा खलवत है और रफ़ीको दिल ज़ुबानी है। जी। इसको बताएं, ये मुख्तलिफ वर्जन्स हैं, ये क्या है, ताकि जो हमारे ऑडियंस है वो भी समझें। ये मेरे एक दोस्त हैं जय सिंह, और वो स्टोरी टेलर हैं इंडिया में। तो वो उनकी जो दादी थी वो लाहौर से थी, लेकिन फिर वो पार्टीशन में उनको जाना पड़ा हरियाणा। तो मैं उनके साथ एक हरियाणवी ही एक एल्बम कर रही हूँ, तो पंजाबी को जानने का मौका मिल रहा है। तो वो उसने जब ये गाने सुने तो उसने कहा कि यार मैं तो उसमें कहानी सुनाऊंगा, ये एल्बम रिलीज़ नहीं हो सकती। अच्छा। मैंने कहा ये 6 गाने हो गए। उसने कहा नहीं, मैं मेरी कहानी होगी इसमें। ठीक है। तो रफ़ीको में उसने उद्यम सिंह की कहानी, उसने कहा मैं भेज रहा हूँ, तुम ये बस सुन के बताओ तो फिर देखते हैं। ठीक है। तो उसने फिर वो कहानी बुनी और वो उसने सुनाई, और वो 2.5 से 3 मिनट के अंदर स्टोरी टेलिंग कर पाना, वो सही। उद्यम सिंह की एक बात बता पाना। और जो मुलाकातें था उसमें उसने एक लव स्टोरी बुनी बनाई है। बिल्कुल। तो वो मुझे मुझे तो बड़ा वो इंटरेस्टिंग लगा उसके साथ काम करना और ये सारा कुछ, तो इसलिए। और इसके बाय द वे जो दो नाम हैं, किस्सा खलवत और दिल ज़ुबानी, वो इन्होंने रखे हैं। और इन्होंने मुझे कहा कि दिल ज़ुबानी मुझे लगता है कि होना चाहिए, आप ये देख लें। तो मैंने कहा दिल ज़ुबानी, ने कहा लुगत में नहीं है दिल ज़ुबानी, ये लफ्ज़ नहीं है। लेकिन ये हम मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा अच्छा लुगत में नहीं है तो फिर डालते हैं इसको। डालते हैं लुगत में। अच्छा लग रहा था। तो वो इनकी तरफ से आए दो ना, जो डिफरेंट वर्जन है। बिल्कुल, और इसी से मेरा अगला सवाल आएगा। दो डिफरेंट वर्जन्स हैं ये, स्टोरी टेलर और एक म्यूजिशियन का कोलैबोरेशन। कोलैब वैसे भी होता है, आप म्यूजिशियन होते हैं, सिंगर के साथ कोलैबोरेट करते हैं, लिरिसिस्ट के साथ कोलैबोरेट करते हैं। ये एक बहुत यूनिक, बड़ा ही डिफरेंट कोलैबोरेशन है। तो ये एक्सपीरियंस कैसा था जब वो स्टोरीज भेज रहे थे, उसमें म्यूजिक को मर्ज करना, ओवरलैपिंग से बचना? थोड़ा टेक्निकल भी मैं जाऊँगा इस हवाले से। तो ये कैसा प्रोसेस था? लर्निंग थी, एग्जॉस्ट हो रहे थे उसमें, उसको उससे नया सीख रहे थे? किस चीज़ की मिकदार ज़्यादा थी इन सारी चीज़ों में? मैं चाहूँगी कि टेक्निकल में ना ही पड़े। अच्छा। हाँ, ठीक है। मतलब एल्बम आ गई है। एल्बम आप सुने और करें। ठीक है। क्योंकि वो मैं इतनी थक गई हूँ, वो हाँ, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन एक्सपीरियंस प्लेजेंट था। नहीं, कैसे हो सकता है? आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस है। मतलब वो ठीक है। प्रेजेंट वो तब तक है जब आप कंपोज कर रहे हैं उसे। ठीक है। आप शायरी पढ़ रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, घर में घूम रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब वो आता है कि म्यूज़िक भी बनाना है, वो इतने मिनट में भी होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी भी मतलब मुझसे खुद अब 8 से 9 मिनट की चीज़ नहीं सुनी जाती अगर उसमें बिल्कुल। पूरी रूह ना हो। ठीक है। तो वो उसको कर पाना कि वो अब फिर किसी का प्रोजेक्ट हो तो आप एक अलग तरीके से भी सोचते हैं, फिर वो आपका भी होता है कहीं ना कहीं। तो ये एक मुश्किल काम तो है, लेकिन वो किसी तरह से हमने गिरते सरंजाम दिया। पड़ते कर दिया है। बिल्कुल। और वो प्लेजेंट बिल्कुल नहीं था, तो आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस प्लेजेंट नहीं हो सकता, या फिर होता है बाद में, होता है जब निकल के आ जाता है। हाँ, फिर जब वो लोगों तक पहुंच जाता है तब होता है, और जब वो शुरू में होता है तब बीच का जो होता है, जब वो खत्म हो रहा होता है उसको रिलीज तो जो एक्सप्रेशन है ना आपके, बता रहा है कि वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं जो ऑडियंस है हमारी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारी कोशिश थी कि हम जयसिंह सर को लाइव ले सकें। कुछ टेक्निकल वजूहात थी, उसमें कुछ मैल फंक्शन डिफिकल्टीज थी, नहीं ले पाए, लेकिन फिर भी हम उनके रिकॉर्डेड स्निपेट्स जो हैं वो आपके लिए ले आए हैं। और हमारी जो टेक्निकल टीम है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम उनको शामिल कर दें। मैं सवाल पूछूंगा और वही जो उनका जवाब था, मैं सवाल पूछूंगा जो हमने उनसे पूछे थे, और उनका जवाब आप देखेंगे। ठीक है। व्हाट वाज द कोर इम्पैक्ट ऑफ दीज टू सॉन्ग्स, रफीको एंड मुलाकातें, जिनका उन्होंने वर्जन बनाया, लेफ्ट ऑन यू इनिशियली? मुझे याद है शुमाइला का एक दिन मुझे ऐसे ही कॉल आता है, शी इज लाइक कि मैंने 2 गाने कंपोज किए हैं। और जब शुमाइला का ऐसे कॉल आता है तो उनके अंदर ना एक बड़ी बच्चों जैसी एक्साइटमेंट होती है कि मैंने 2 गाने कंपोज किए हैं, तुम सुन के बताओ तुम्हें कैसे लगे। और मैं मानता हूँ कि एक फनकार के अंदर ये जज्बात होना बहुत जरूरी होता है, एक फनकार का जज्बाती होना बहुत जरूरी होता है। तो जब मैंने पहली बार रफ़ी को सुना तो मुझे ऐसा लगा कि मैं 2022 में बैठे बैठे 1947 में चला गया हूँ। और इंसान की आप मजबूरी कहें या उसकी फितरत कहें, आप जो कहना चाहें इसे कह सकते हैं कि हर इंसान हर कहानी में अपनी कहानी ढूंढता है। तो जब मैंने रफ़ी को सुना तो मुझे लगा, क्योंकि मेरे नाम में सिंह आता है, तो मैं उधम सिंह, जिन्होंने वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान दी थी, तो मैं उनकी कहानी जीने लग गया। और एक वक्त पे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे साथ कमरे में बैठे हुए। और मुलाकातें तो मेरी ही कहानी है। मैं दिल्ली से हूँ, शायद आप जो लोग इसको सुन रहे हैं शायद आपके चेहरे पर कुछ थोड़ी सी मुस्कान आ जाए कि हमें जिससे मोहब्बत हुई थी वो लाहौर से थी, और बंटवारों का सिलसिला शुरू हुआ ऐसा जो कभी रुका नहीं, तो उन्होंने मेरी मोहब्बत भी बांट दी। तो मुलाकातें मेरी मोहब्बत की कहानी, वो मेरी आंखों के सामने दोबारा से जवां हो गई। मैं ये कहूँगा, जिंदा तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो कभी मरी नहीं थी, मैं कहूंगा वो दोबारा जवां हो गई। तो ये 2 गाने मैंने सुने तो ये बहुत अपने से लगे।
और मैंने बोला शुमाइला को, यार इनके साथ कुछ और कर सकते हैं। तो ऐसे ये सिलसिला शुरू हुआ। जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि अभी इन्होंने जिक्र किया उधम सिंह, रफ़ी को सुन के इनके जहन में आया, तो रफ़ी को सुनकर ही उधम सिंह की कहानी क्यों जहन में आई? रफ़ी को जिन्होंने लिखा वो अली अब्बास ज़ैदी हैं, किस तरह से रिफ्लेक्ट किया, ये क्वेश्चन कोर था हमारा, और उसका जवाब इन्होंने सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया। रफीकों का एक शेर है, अली अब्बास सैदी साहब की जो गजल है कि रफीकों हम तो बस सूखे हुए फूलों को चुनते हैं कि अगली फसलें गुल के बीज उन्हीं के पास होते हैं। जब मैंने इस शेर को पहली बार सुना, और जैसा कि मैंने कहा कि इंसान मजबूर है, इंसान की फितरत होती है हर कहानी में अपनी कहानी ढूंढने की, तो मुझे उधम सिंह जी याद है। और मेरे दिमाग में कुछ इस तरह के ख्याल आए कि जब वो लंदन जाते हैं माइकल ओडवायर को गोली मारने के लिए, उस इन्होंने हत्याकांड का बदला लेने के लिए जिसमें कितने मासूमों की जान गई थी, जलियांवाला बाग, प्रेजेंट डे अमृतसर में, तो उनके जहन में क्या चल रहा होगा कि शायद मैं इस बात का बदला लूंगा, देश आजाद हो जाएगा, और शायद जो ऑपरेशन है ब्रिटिशर्स का और जिस तरीके से लोगों को दबाया जाता है शायद वो बंद हो जाए। पर इस शेर की सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि ये एक सच बात है, अगर 1947 के जमाने से देखें और 2022 के ज़माने में अगर देखें तो ये बहुत गलत सा लगता है, क्योंकि बंटवारों का सिलसिला तो शुरू हो गया, वो रुका नहीं। 1947 में तो बंटवारे की नींव रखी गई थी, क्योंकि आज के ज़माने में भी ऐसे लोग जिंदा हैं जो अनडिवाइडेड इंडिया का पासपोर्ट अपनी जेब में रखते हैं। पर कुछ सालों के बाद जब ये पीढ़ी खत्म हो जाएगी तो सिर्फ एक ऐसी नस्ल बचेगी, एक ऐसी पीढ़ी बचेगी जिसने जो पाकिस्तान में ही पैदा हुई, जो हिंदुस्तान में ही पैदा हुई और बस यहीं की होकर रह गई। तो मैं कहता हूँ कि 1947 में तो बंटवारे की नींव रखी गई, बंटवारा तो अब शुरू होगा। और अगला सवाल ये था कि एक्सपीरियंस कैसा था, जो कहानियाँ जयसिंह के जहन में थी उनको इन गानों के साथ अलाइन करने का, वही सवाल मैंने एक तरह से आपसे भी किया, उनका जवाब क्या था वो सुनते हैं, आंसर नंबर 3। तो शुमाइला से मैंने कह तो दिया था कि कुछ अलग करते हैं, पर जब अलग करने की बारी आई तो मैं कुछ लॉस सा हो गया। मैंने बोला कि यार इसको कैसे किया जाए, फिर धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को आप दिल से करना चाहते हैं तो आप रास्ता बना ही लेते हैं। तो वो रास्ता बना, एक स्टोरी टेलिंग का जरिया ढूंढा, पर काफी सारे चैलेंजेस भी आए, क्योंकि स्टोरी टेलिंग में कोई मेलोडी नहीं होती है, गाने में मेलोडी होती है। तो उसको उस तरीके से लिखना, उसको उस मेलोडी में फिट करना, और ये भी ध्यान रखना कि इस कहानी की जो खुशबू है, जो इसका एसेंस है, जो इसका सार है, वो कहीं मिट ना जाए। तो वो सारे चैलेंजेस आए, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं इसको दिल से करना चाहता हूँ। और आई थिंक अगर मेरे पास कोई सबसे बड़ा रीजन है इस चीज को करने का, वो मेरा दिल ही है। मेरे लिए तो मेरा दिल ही सही, मेरा दिल ही गलत, मेरा दिल ही वहम, मेरा दिल ही हकीकत, हर चीज मेरा दिल ही है। अगर कोई मुझसे आज के जमाने में पूछे कि ये एल्बम आपने क्यों की, तो मेरे पास आई थिंक और कोई जवाब नहीं होगा, मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब होगा, ये सिर्फ मैंने अपने लिए की, मैंने अपने दिल के लिए की, मेरा दिल खुश हो जाए। और आज के जमाने में दिल को खुश रखना बहुत जरूरी होता है। तो धीरे धीरे चीजें होती गई अपने आप, और बस ये गाने तैयार हो गए। सो ये एक अलाइनमेंट का, कोलैबोरेशन का एक्सपीरियंस था। बट वहीं पर अगला सवाल और हमारा आखिरी सवाल जो था वो इनसे था कि एक्सपीरियंस कैसे रहा शुमाइला रहमत हुसैन के साथ काम करने का, और ये फ्रेंड भी हैं और फिर साथ साथ आर्टिस्ट भी हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है, ये ज़रा सुने जनाब। मुझे भी नहीं पता ये। शुमाइला रहमत हुसैन तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उनके साथ कोलैबोरेट करने में तो मुझे कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। आई थिंक जब शुमाइला ने मुझे कहा भी था कि क्या अलग करना है, तो मैंने बोला कि कुछ इस तरीके का करते हैं जो आज तक हुआ नहीं है, कुछ नई चीज ट्राई करते हैं। और शुमाइला ने बोला हाँ बिल्कुल। तो आई थिंक शुमाइला और मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो कहीं पे हमेशा जाके मिल जाता है, क्योंकि वो भी कुछ अलग करना चाहती है, मैं भी कुछ अलग करना चाहता हूँ, और वो बस टू डिफरेंट माइंड्स कोलैबोरेटेड टुगेदर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो जब आप आदमी का दिमाग अलग तरीके से सोचता है ना, तो उसमें बहुत सारी खाली जगह होती है, तो वो खाली जगह में एक दूसरे इंसान के ख्यालात उसमें भर सकते हैं। जब आप कुछ अलग करना चाहते हैं, हम बहुत ओपन माइंडेड होकर किसी चीज को देखते हैं। तो आई थिंक शुमाइला की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी डे वन से। तो उनके साथ कोलैबोरेट करने में तो मुझे कोई डिफिकल्टी होनी नहीं। और जैसा कि मैंने कहा कि उनके अंदर एक बच्चे जैसी एक्साइटमेंट होती है जब वो काम करती है, वो बहुत जज्बाती भी है। तो आई थिंक it was a very wonderful experience collaborating with Shumaila Ramses and Mera Dil Meri Jaan. And I look forward to working with her more. And I'm pretty excited for what's next. All the best for your show in Lahore. Alright जनाब, that was जय सिंह, नितिन जय सिंह। सो इतने प्यारे अल्फाज, क्या कहेंगे आप इनके लिए कुछ?
मतलब इतनी तारीफ तो की मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है, और ये मैंने खुद भी अभी आखिरी के लिए सुना। शुक्रिया, और क्या मैं कहूँ, शुक्रिया, और ज़बरदस्त। क्या मैं कहूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, ये एक क्वेश्चन के साथ हम एक ट्रैक की तरफ जाने की कोशिश करेंगे हम, और वो आप बताएं जो आपका दिल करे आप वो शेयर करें। नहीं, ये वही जो हमने लिखे थे वो सुनाओ। वो मैं अब बोल नहीं रहा ना, वो मैं तो रफ़ी को बोल चुका। वो हमने कहा था कि 3 वाले हैं, उनमें से हम देखेंगे, तो ये कहानी हो गई। अलबत्ता जो म्यूज़िक में ये एक एलिमेंट है जिसके बारे में जयसिंह भी बात कर रहे हैं, आपने भी बात की, जो ये डिफरेंट करने का सिलसिला है। ये बताइएगा, आपकी म्यूज़िक को ड्राइव ये करता है या ये बस लाशऊरी तौर पे हो रहा है कि डिफरेंट किया जाए, कुछ मैं मुख्तलिफ लर्न करूं, देखूं? ये कहीं तो शऊरी भी है और कहीं लाशऊरी भी है। ओके। मतलब अगर मैं अभी इस वजह से आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन पीछे कुछ तो चल रहा है ठीक है। जो हो रहा है, तो ये दोनों चीज़ें साथ में वो हैं। कहीं ना कहीं जाके अलाइन होती हैं और फिर क्रिएशन आ जाती है। हाँ, और दूसरा ऐसा नहीं है कि कुछ अलग करना है, अलग करना है, कुछ जो आपको हैरान करे, जिसमें आप परेशान हो, जिसमें कोई कहानी हो, जिसमें कुछ कुछ इश्क हो, आपको आपको मज़ा आए, ओके। उसको आप महसूस कर पाएँ। तो वो कोई चीज़ जब नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दुनिया में हो गई हैं, जी। तो आप उसी को, और फिर दिमाग में आपको बार बार वही चीज़ बता रहा होता है, ओके। तो उसको हटाना वहाँ से और फिर खाली करना अपने आप को, फिर उसे भरना, हाँ। तो उसमें कोई चीज़ क्लिक कर जाती है जो आप कहते हैं यार ये तो मैंने पहले नहीं महसूस की, जो कि मेरे बिल्कुल ही पास थी। और वो इन दैट मोमेंट होता है कि ये पहले नहीं, ये पिक कर लो हाँ, इसको। मतलब कभी कभी तो लगता है कि ये खुद ही हो रहा है, जैसे मतलब मैं कुछ कर ही नहीं रही, ओके। ये ऐसा लगता है। परफेक्ट। ठीक है। किसी को लगता है कि नहीं, ये नहीं मुझे बता, आपको लगता है? मुझे लगता है। ज़बरदस्त है। अब आपकी बात को थोड़ा सा निगेट करते हुए बात को हम आगे बढ़ाते हैं, और हमने कुछ सोचा था कि कुछ डिफरेंट हम करेंगे, कुछ सवालात हम मैम से पूछेंगे, कुछ म्यूज़िक भी होगा, और फिर हम एक स्पेशल गेस्ट हैं जिनको हम चाहते हैं कि वो इस स्टेज पर आएँ और उनसे कुछ सवालात किए जाएँ आपके काम के हवाले से। इजाज़त है आपकी? कौन है वो? वो हैं, बताएं आप बताएं, मैं बताऊं? मैं बता दूं? एक है शख्सियत जनाब जो पाकिस्तान में ना सिनेमा को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल फिल्म बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मासेस से हट के भी काम हो, थोड़ा सा लोगों का जहन खुले, वो सवाल करें ये कहानी कहाँ से आई है, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं। फिल्म के एंड पे वो एक प्रोवोकिंग क्वेश्चन छोड़ के जाएं। तो आई डोंट थिंक कि मैं नाम भी लेना मुझे चाहिए, उनका काम, उनकी पर्सनैलिटी की, उनकी जो महारत है और जो उनका असासा है उसकी खुद ब खुद जामिन है, और उसका जिक्र करती है, चीख चीख के बोलती है। जनाब सरमद सुल्तान खुसर, प्लीज़ ज्वाइन करें हमें सर, प्लीज़ जनाब, प्लीज़ सरमद सुल्तान खुसर हमारे साथ हैं। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ ऑफ दीज अमेजिंग आर्टिस्ट। एंड आई गेस सबसे पहले शमाइला के साथ जो दोस्ती और तारुफ और ताल्लुक़ जो है वो बहुत पुराना है। मंटो जब एज ए टीवी सीरीज़ हम बना रहे थे तो उसमें मुझे ये बहुत एक जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था कि शमाइला ने उसके अंदर बहुत सी कई अबाउट 7 to 8 गज़ल्स ऑफ गालिब शी कंपोज्ड, शी sang। मैडम नूर जहाँ का मुंडिया स्याल कूटिया जो फिल्म के अंदर वर्जन था वो शमाइला ने गाया। एंड अनफॉर्चुनेटली फिल्म वर्जन में हम नहीं यूज़ कर सके बहुत सी ऑडियो। सो मुझे तब से बस एक मलंग याद है, एक बहुत इंसान ऐसा जिस तरह का इंसान दूसरा मैंने बहुत कम देखा है, क्योंकि वो उनका प्रोसेस के जितनी मतलब अब मुझे तो वो मतलब उनकी वो मिसरे की तो क्या कहना चाहिए, वो जो लंबाई या उसकी जो एक तवालत थी वही समझ में नहीं आती थी, फ़ारसी और क्या, और वो पता नहीं किस वक्त चुपके से बना के ले आती थी। और इट वाज जस्ट अ वेरी वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस अबाउट दिस। जी मैंने एक तो कल खुद ज़िद करके मैंने कहा कि मुझे ये एक तो चाहिए, मैंने सुनना है पहले। एंड आई डिडंट नो व्हेन इट वेंट फ्रॉम ट्रैक 1 to track 6 और वो चलते गए एंड इट वाज जस्ट लाइक मुझे लगा मैं कहीं कुछ एक ख्वाब की तरह यू फ्लोटिंग। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ब्रेव एल्बम कंसिडरिंग कि जब आप बिल्कुल आपको किसी चीज़ के अंदर इंग्रेडिएंट्स भर के कुछ बनाना जो है वो एक अप्रोच मुझे लगता है एवरीबडी जस्ट वांट्स टू डू अ लॉट दीज डेज, जस्ट दैट रिस्ट्रेंट कि मुझे बस इतना ही करना है। और उसके पीछे कितनी बड़ी जर्नी होती है एक फ़नकार की, आई थिंक इट्स वेरी एविडेंट। एंड कभी डायरेक्शन में एक्टर्स को बातचीत करते हुए समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, इट्स अ वेरी फैंसी थिंग टू से, बट आई डू नो कि उसका कहीं मुझे दिल में मतलब बहुत पक्का पता है, जो सच्चा सुर होता है वो छुपता नहीं है।
और उसको ज़रूरी नहीं आप एनालाइज कर सकें। तो जब कोई एक्टर जैसे कोई लाइन बोल रहा होता है तो बस मुझे क्या, मैंने कहा उसमें पता नहीं, लग नहीं रहा, बट ये लगी और बहुत लगी कल एल्बम, पूरी रात बहुत ज़्यादा आई वॉज इन दैट वर्ल्ड, सो इट्स ट्रूली फ्रॉम द हार्ट, इट्स वेरी स्पेशल, वेरी स्पेशल। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब एक अगला क्वेश्चन मजीद? आपके 3 है सर, दूसरा आएगा फिर तीसरा आएगा, वरना मैंने गाना शुरू कर देना है, आपने जल्दी ना जाने से, डिसाइड करें, मैं तो फिर सब भाग जाएंगे। बट आपकी इजाज़त के साथ जो एक आपका आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है वो डायरेक्टर का है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आपने गाने सुने तो कभी भी किताब पढ़ते हैं, आप कोई विजुअल आर्ट देखते हैं, तो या आप कह सकते हैं साउंड ऑडियो आर्ट देखते हैं, एक तरह का विजुअल दिमाग में बनता है। एंड बीइंग अ डायरेक्टर योरसेल्फ, क्या विजुअलाइज कर पा रहे थे आप इन गानों को सुनने के साथ? व्हाट वाज द विजुअल दैट वाज कमिंग इन योर माइंड व्हाइल यू वर लिसनिंग टू द सॉन्ग्स? सो आई बी ऑनेस्ट, अभी जिस तरह शुमाइला बता रही थी कि वो एक स्टोरी टेलर के तौर पे भी उनका ये एल्बम है, सो ऑनेस्टली मैंने बिल्कुल कॉन्शियसली नहीं सोचा कि ये एक से दूसरी गज़ल में या हम शायरी में कैसे जा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ एक रब्त है, वो बात कहीं जहाँ पिछली में ख़त्म होती है वो कहीं आगे से, एंड आई डोंट नो इफ़ इट्स यू सेंट इट टू मी इन एन ऑर्डर इवन, वो जैसे प्ले हो रहा था, बट जो कैफियत थी वो ऐसी थी कि वाकई मैं उस वक्त किसी तस्वीर में ख़ुद को नहीं उलझाना चाह रहा था। इट वाज रियली लाइक अ ट्रांस वेयर आई जस्ट थॉट कि it was not something that I was visualizing, it was more like what I was feeling, and it has this air to it, it has this breadth to it, and I would love to visualize it. Yeah. That's what I would want to do. Yeah. But अभी मैं नहीं चाहता कि उसको तस्वीर में कैद किया जाए. I think it's just a beautiful feeling to just absorb it. Perfect. And the very last question मैं आपसे पूछूंगा वो ये कि आपने मंटो का भी जिक्र किया, मंटो में आपने काम भी किया शुमाइला रहमत हुसैन के साथ, सो उस वक्त से लेकर अभी तक करीब 9-10 साल हो चुके हैं, सो तो उस शुमाइला रहमत हुसैन एज एन आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, सिंगर और अब की शुमाइला रहमत हुसैन में आपने कोई डिफरेंस देखा है एज अ पर्सन, एज एन आर्टिस्ट? तो वो डिफरेंस हमें बताएं, उस पर थोड़ा एलैबोरेट करें। सबसे अच्छा तो डिफरेंस तो उसमें जो है ना, एक छोटा सा कलक भी शामिल है, वो ये है कि हम वो मेले में नहीं बिछड़ जाते दोस्त या बहन भाई या जो भी होते, तो हम बहुत अरसे बिछड़े भी रहे, तो ये भी कुछ पिछले चंद महीनों में जो है ना वो हमने रिन्यू किया है, यस, एंड समहाउ वो वाकई कुछ कनेक्शन जो होता है ना आपका, कभी दिलों का या आपके कोई जो भी लाइक आर्टिस्टिक, क्या कहना चाहिए, whatever you want to call it. So how she's calling it Gul Mohar se, and Kamli is so much about amaltas and henna and plants and trees and water. So वो अभी जिस दिन पहला ट्रैक मैंने उसका कमली का रिलीज़ किया, she was one of the first people who sent me a message saying कि ये क्या है, और जो भी उन्होंने कहा बहुत दिल को अच्छी लगने वाली और दिल से बात की. So the only difference I feel is कि it's so good to see that somebody has stuck to their essence without being apologetic about it and without making too much noise about it. Wow. So वो खामोशी से जिस अच्छी सच्ची जगह पे खड़ी थी, वो मुझे लगता है वहाँ पे, हाँ वो बहुत अच्छी जगह है, तो मवाजने का मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे लिए गुंजाइश है. Thank you so much. Thank you so much. Great work. So thank you so much. I want to say I am really inspired by this, and I am going. मैंने जिद की है कल इनसे कि मुझे इसका वीडियो किसी का बनाना है, and I am going to do that. I will. I want और to. मैंने जब सरमत को जब मैंने कमली देखी, तो उसमें जब मैंने अमलतास का दरख्त देखा, जो कि मुझे सानिया से मेरी बात होती रहती, लेकिन कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया उस दरख्त का. तो फिल्म रिलीज़ हुई, मैंने उसका म्यूज़िक सुना, तो जिस तरह आपने गाने सुने, तो मैं कमली के गाने, जब से कमली फिल्म आई है मैं कमली के ही गाने सुन रही हूँ. एक अजीब सी बात है ये, शायद वो कोई कनेक्शन है जो 10 साल ना मैंने सरमत को पूछा ना सरमत ने मुझे पूछा. That's so sad and bad. और उसके बाद हम मिले. ज़ेब का तो जो है ना वो बहुत शुक्रिया है, और सबका ही, नवान का भी और आसिम का भी. और थैंक यू, प्लीज, थैंक यू सो मच. मेरा दोस्त, तालियां जोरदार. इससे मिलने आया है कराची से. तो जब भी एक आर्टिस्ट तख्लीक करता है, उस तख्लीक को दुनिया को देता है. आपने कहा जानी मैं नहीं सुनती, अब वो एक तरह से दुनिया की है. तो आज
अगर हम देखते हैं एसेंशली टेक्निकली आप दुनिया को गुलमोहर से दे रही हैं, तो कोई एक जुमला या एक बात जो इस पूरी एल्बम को अपने बच्चों की तरह या अपनी तख्लीक की हुई चीज़ की तरह आप कहेंगी कि ये करो जाके दुनिया में, वो बात क्या होगी? मतलब मैं यही कहूँगी कि बस सीधे दिल में जाना और बस जाना वहाँ और मतलब जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैं पहुँची हूँ, मैंने बनाया है इसको, वो आहिस्ता आहिस्ता ही पहुँचे लोगों तक, तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। कोई मुझे ढूंढे, मुझे अच्छा लगता है, कोई मेरा गाना ढूंढे तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो दिल में जाए, और अब बस वो जाए। कितने भी लोगों के दिलों में जाए, और अगर वो ज़्यादा लोगों के दिलों में नहीं जा रहा, इसका मतलब है कि फिर लोग अपने दिल का इलाज ही कराएं जिनके पास वो नहीं पहुँच रहा, और जिनके पास पहुँच रहा है उससे मैं खुश हूँ। तो बेहतरीन। दोनों तरह से मैं खुश हूँ। तो दिल में जाएं और जाके बस जाएं। जाके ये बस जाएं बस वहाँ पे, उसके बाद फिर हम कुछ और बनाएं और फिर उसको रवाना करें। सही ये है, इस और काम वो में- बस आएं। हाँ, ये काम है। ठीक है। तो तो बस मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अली अब्बास ज़ैदी साहब का, कि अगर उनकी शायरी ना होती तो ये गाने भी ना होते, मैं कुछ जान भी ना पाती, कुछ समझ ना पाती और ना सोच पाती। बाकी मेरे सारे दोस्त आए यहाँ पे, अली अब्बास ज़ैदी साहब की फैमिली भी आई हुई है यहाँ पे।